चलो देखो आगे, इसमें एक एक करके बस यही यौगिक है पढ़ते जाना था। अगला है बेकेलाइट। नेक्स्ट का नाम है बेकेलाइट। देखो हम लोग को जानना क्या है बेकेलाइट में। बेकेलाइट आपका एक यौगिक है, इसमें जानना है कि बनता कैसे है। तो देखिए बेकेलाइट जो बनता है वो दो चीजों से मिलके बनता है। एक को हम बोलते हैं फिनॉल केमिकल और एक को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र पढ़े थे HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये, और इसको बोलते हैं फिनॉल। तो आप यही आप पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि बेकेलाइट किसका किसका मिश्रण है। तो किसका किसका, एक फिनॉल केमिकल है और एक है आपका HCHO जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों आपस में मिल के बनाते हैं रेजिन। ये जो होता है देखो, पहले हम लोग बना रहे थे तो देख रहे थे बहुलक बनते जा रहा था बार बार। ये क्या बनाता है, ये अपने आप में एक ग्रुप बनाएगा और ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप का नाम होगा रेजिन। यानी ये दोनों आपस में मिल के क्या बनाएगा, बेकेलाइट का रेजिन। रेजिन बोलते हैं लिक्विड फॉर्म को, तो ये रेजिन बनाएगा। ठीक, तो देखिए कैसे बनता है उसको समझिए। फिनॉल है आपका ये, हम लोग को याद ये रखना है, सीखना बहुत कुछ है लेकिन याद बस ओनली वही रखना है। ये है आपका फिनॉल, इसको बोलते हैं, ये है OH वाला ग्रुप। ठीक, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HCHO के साथ, और माध्यम होता है अम्लीय। अम्लीय माध्यम को इंडिकेट किया जाता है H+ और OH- से। अम्लीय माध्यम मतलब एसिड ज्यादा है किसी चीजों में, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं H+ OH-। ये कहला जाता है H+। जहां भी देखेगा ना तो समझ जाना ये क्या है, अम्लीय माध्यम है, यानी अम्ल के माध्यम से इसको गुजार रहे हैं। तो जैसे ही देखो अम्लीय माध्यम में करते हैं ना तो क्या होता है, ये ना जेरोक्स होता है। इतना लेट आयल शुरू कैले है ना सब, आओ घुसो जल्दी इसको। प्लास्टिक ये क्या खाया रे, टेन क्लास वाला वही है, ईट 5 स्टार डू नथिंग। 5 स्टार खाओ पढ़ो ना है। इसके लिए तुमको पार्टी चाहिए है? लड़की खाई है देख लो। हाँ उधर ही बैठती है 10 में, लड़का इधर बैठता है। यहाँ उल्टा है, 12th में इधर बैठते हैं, ये इधर बैठते हैं। लड़की मतलब भूख है, वो है ना, कहाँ है? वाह क्या सीन है पीछे एकदम। रुचि, तुम कहाँ रुचि लेने लगी? चलिए ध्यान दीजिए, यह है फिनॉल, यह है फॉर्मल्डिहाइड। अम्लीय माध्यम में करते हैं तो ये ना जीरोक्स होना शुरू होता है इसके साथ। देखिए यहाँ पे रहेगा OH, ये वाला ग्रुप में आपका ऐसे रहेगा, थोड़ा आगे पीछे बन जा रहा है। यहाँ पे रहेगा OH, इसके बीच में ना ये वाला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट, उसके बीच में आ जाएगा CH2OH। यानी देखिए CH2O, ई वाला अम्लीय माध्यम का H यहाँ पे रिप्लेस होकर आ जाता है। अगला बात जब हम फिर अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो रिप्लेस होता है, जीरोक्स बनता है। ये जब पे भी ग्रुप आएगा यहाँ पे भी आएगा। तो इस तरह से ये बनेगा आपका, देखिए ऐसे ये बन जाएगा आपका OH, और ये वाला CH2OH है ही यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ के दूसरा स्थान पे आ जाएगा CH2OH। अगला बार फिर जब अम्लीय माध्यम में कराएंगे ना तो जीरोक्स होके ये तीनों जगह पे आ जाएगा रिप्लेस होके। तो ये तीनों जगह पे आते रहता है, इसका ग्रुप आते रहता है H2OH, CH2OH, CH2OH। इस तरह से इसका ग्रुप का निर्धारण, मतलब CH2OH बार बार कहीं दूसरे जगह पे आपका आते रहेगा। तो इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन। ये पहले ऐसे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड केमिकल इस तरह के फॉर्मेट में रहता है। अब जैसे इसको अभिक्रिया कराए तो ऐसे हुआ। अब क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ेगा।
इधर वाला इसका हिस्सा, जैसे ये वाला पॉइंट को हम लेते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला आपका है, ये है आपका OH, यहाँ पे है आपका CH2OH। अब ध्यान देगा, अगला बार फिर सेम ग्रुप हम ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये है आपका OH और यहाँ पे आपका है CH2OH। तो होता यूं है कि देखो हर एक जगह जहां पे भी आपका छूटा हुआ है ना वो CH रहता है, ध्यान देगा इस सब जगह पे एगो C रहेगा, सब जगह इस C है, और जहां जहां कुछ नहीं है तो उसके बगल में एगो H भी रहता है। अब क्या होता है कि इसका वाला H और इसका वाला OH, जहां भी HOH देखे बॉन्ड बनाएगा तो H और OH इसका वाला मिलके क्या बना लेगा, जल। अब बाकी बीच में रह जाएगा गैप। ई वाला भी जब आगे आएगा इस तरह से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाला केमिकल जब इसके पास आएगा OH, यहाँ पर रहेगा CH2OH, ठीक इधर। अब ई वाला भी इसके पास भी यहाँ पर एक H है और C है, ये दोनों भी आपस में मिलकर जल बना लिया। तो जब जैसे ही जल बनाता है तो देखिए इसका फॉर्मेशन इस तरह से हो गया, ये वाला आपका कि यहाँ पर OH और यहाँ पे जल बन गया तो ये हो गया CH2। अब यहीं पर आपका ये वाला पॉइंट ऐसे करके ये वाला आपका यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया, ये रह गया OH। हर एक जगह यही काम हो रहा है। अगला बार जैसे ही ये वाला जाएगा, ये वाला इसके साथ ऐसे जुड़ते जाएगा, ये आपका ऐसे जुड़ते जाएगा OH। इसी को बोलते हैं रेजिन, कि बार बार ये आपस में ऐसे जुड़ते चला जाएगा, ये वाला ऐसे करके जुड़ते चला जाएगा, इसी को बोला जाएगा रेजिन। अब क्या होता है कि ये बन गया केमिकल, देख रहे हैं आसान है, सिंपल। CH2OH का इधर वाला से जल मिल के CH2 के बीच में बॉन्ड बनाते चल जाता है, बॉन्ड बना बना के क्या हो जाएगा आपका, ये जुड़ते चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिन, ठीक। अब ये क्या करता है, और सारा से मिलेगा, यानी जैसे कि ये वाला आपका इधर वाला है, एक उल्टा वाला बनेगा, देखो यही वाला फिर से बना रहे हैं यहाँ पे। बस इसको जानना है आपको, ठीक, ज्यादा ये नहीं करना है, इसको याद नहीं करना, याद करने वाला ऊपर में ही सिर्फ एक ही चीज है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है बेकेलाइट। ये है CH2, यहाँ पर रहेगा आपका इस तरह से आ जाएगा OH, ठीक। अब जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसका उल्टा इधर यदि हम लिख दे एक और उलट दे, यहाँ पे जैसे कि हम लोग OH को ऊपर रखते थे, अब यहाँ पे रखेंगे, यही रहेगा CH2OH, ठीक। ये वाला यहाँ पे भी रहेगा CH2OH। अब ये वाला भी इधर से उल्टेंगे यदि हम इसको, तो इस तरह से बनेगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, इसका उल्टा चलेगा CH2OH, यहाँ पे नहीं है, ई लिखेंगे CH2OH, सॉरी OH, और ये एक जगह छोड़ के ध्यान देना है कि CH2OH एक स्पेस छोड़ के आता है, तो अगला स्पेस यहाँ पे आएगा CH2OH के रूप में। वैसे ही आपका यहाँ पे भी वैसे चलेगा, ये वाला OH रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका ऐसे, हाँ ये। अब देखो क्या होगा कि अब क्या है कि ये वाला भी CH2OH, यहाँ पे फिर सिखाए थे, जहाँ खाली रहेगा वहाँ एक H रहेगा, एक C रहेगा, यहाँ भी खाली है तो CH रहेगा, तो ये भी काम वही होगा, जल बनाएगा, यहाँ भी क्या होगा, जल बनाएगा, और इस तरह से क्या होगा, वो जुड़ते चला जाएगा। और इधर भी ध्यान देगा, यहाँ भी CH2OH है, यहाँ भी CH है इसका छुपा हुआ, यहाँ भी है, तो हर जगह से देखो पैक हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं नोवोलैक। ये है आपका OH, यहाँ पे है आपका CH2, यहाँ पे आपका रिंग है, ये है रिंग CH2, और यहाँ पर आपका OH ग्रुप है, ये इसका रिंग है, OH है, और ये CH2 है। अब बीच में यहाँ से ये भी जुड़ गया आपका, देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड बना दिया CH2 का, सब जगह CH2 क्लोज कर लिया ये वाला, इधर भी आपका CH2 बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस तरह का जो पैकेजिंग आता है इसको बोला जाता है नोवोलैक। हाँ, पेंट वाला नहीं है, ये नोवोलैक है। इतना मतलब सिखाना था आपको, अब आप मतलब ये याद ना भी रखेंगे तो चलेगा, आपको ये याद रखना, ठीक। इतना हम लोग को जानना था, हाँ, किस तरह से वो बनता है केमिकल। हम लोग को याद रखना है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है बेकेलाइट, बस
किसका रेजिन है, ये पूछा जाता है कि बेकेलाइट किसका रेजिन है। ये रेजिन का हम फॉर्म बताएगी, कैसे कैसे बनता है, वो आपस में जुड़ता है वो वाला। यहाँ पे देखिए बेकेलाइट हर जगह CH2 का बॉन्ड जुड़ जाता है और बीच में आपका इस तरह से बन जाता है, ये है नोवोलेट। अब देखिए बेकेलाइट का उपयोग, यानी बेकेलाइट का जो उपयोग होगा वो कहाँ पे होता है। बेकेलाइट का उपयोग, हल्ला नहीं करेगा आप। देखो बेकेलाइट जो केमिकल है, इसका पहला उपयोग होता है हत्था बनाने में। किसी भी बर्तन का देखे होंगे, जो बर्तन का अगला वाला हिस्सा होता है जो काला रंग का रहता है, जिसको पकड़ते हैं हम लोग, मतलब किसी भी चीज का बर्तन का जो हत्था रहता है ना, मतलब प्लास्टिक नहीं है वो क्या है आपका बेकेलाइट का है। जैसे कुकर का बीच मतलब पीछे वाला जो काला रंग लगा रहता है ऊपर में, वो क्यों लगाया जाता है, उसमें का बहुत बड़ा अफसोसक है, यानी वहां पे कितना भी हीट हो जाए कुकर, वहां पे ठंडा ही रहेगा, इसके लिए वो काला रंग का लगाया जाता है। तो पहला यही हो जाएगा बर्तन का हत्था बनाने में, बर्तन का हत्था बनाने में बेकेलाइट का यूज होता है। दूसरा इसका यूज होगा आपका क्रॉकरी में। क्रॉकरी मतलब जो प्लेट या फिर जो नाश्ता वाला प्लेट मिलता है कांच वगैरह का, वो वाला जो बनता है वो भी बेकेलाइट से बनता है। तो दूसरा इसका इस्तेमाल होगा क्रॉकरी में। क्रॉकरी समझता है ना, बर्तन वाला वही, प्लेट जो रहता है, प्लेट मतलब ये पीने वाला प्याली चाय वाला है, डिनर सेट, हाँ वही क्रॉकरी। क्रॉकरी वर्ड है क्रैकर से, क्रैकर से मतलब हाँ पटाखा होता है या बिस्किट, दोनों होता है। क्रॉकरी हो गया आपका। तीसरा इसका यूज होगा, सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच बनाने में या फिर अन्य सामग्री, जो इलेक्ट्रिक की बहुत सारी अन्य सामग्री भी आती है, वो भी बनाने में इसी का इस्तेमाल होता है। एक है चौथा अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या है उसको समझते हैं। कहीं पे पत्थर के बीच में ये कोई स्मारक वगैरह बना, तो उसके बीच में देखिए लिखा रहेगा प्लेट पे। जो प्लेट बनाते हैं, जो प्लेट से काला रंग का प्लेट या कोई प्लेट रहता है ना, जैसे स्मारक बना दिए और वहां पे लिखना है क्या कौन शहीद है, मतलब कोई शहीद वगैरह जो होता है जिसको बोलते हैं साबूदाना, वो वो साबूताना बोलते हैं उसको। वो वाला एरिया में जो काला रंग का लगा रहता है उसको बोलते हैं अभिलेखागार, यानी जिसपे आप लिखते हैं पत्थर वाली चीजों पे आप प्लेट चिपका के, जो प्लेट चिपका के लिखते हैं वो वाला में इसका इस्तेमाल होता है। तो अभिलेखागार में इतना हो जाएगा इसका। क्लियर, बेकेलाइट हो जाएगा खत्म। देख लीजिए इसका दो पॉइंट याद रखना हम लोग को, याद कीजिए अभी इसको। बेकेलाइट किससे मिलके बनता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों फिनॉल से और फॉर्मल्डिहाइड से। अब इसका यूज, ये है यूज, यूज याद रखना चार में से। ये पूछा जा चुका है, बर्तन का हत्था वाला और स्विच वाला, ये दोनों ज्यादा पूछा गया है कि ये बर्तन का हत्था बनाने में किसका होता है और स्विच बनाने में। याद हो गया ना, तो आगे बढ़े। अभी नहीं पूछेंगे, आगे जाके पीछे आएंगे। चलो अगला हम लोग चलेंगे। अगला इतना बड़ा नहीं है, बेकेलाइट है थोड़ा ज्यादा बड़ा था। अगला है मेलामीन। हाँ फिनॉल और, हमको भी याद नहीं है। हाँ फिनॉल और फॉर्मल डिहाइड लिख रहे हैं, चलो ठीक है आगे। अगला का नाम है मेलामीन। ठीक, मेलामीन, हम लोग इसी से मिलता जुलता एक नाम पढ़े हैं, मेलानीन। मेलानीन नहीं पढ़ा है। मेलानीन हमारे त्वचा में पाया जाने वाला वो रसायन है जिसके कारण हमारा रंग गहरा होता है। यदि कोई व्यक्ति काला है तो उसमें क्या है, मेलानीन की मात्रा ज्यादा है, और जो कोई गोरा है उसमें मेलानीन की मात्रा कम है। देख रहा है, मेलानीन ज्यादा मिल गया तुमको तो मतलब ठीक नहीं है, यानी आप क्या हो जाओगे, काले। अब मेलानीन कम रहेगा तो हो जाएगा गोरा। सबसे ज्यादा मेलानीन की मात्रा पूरे देश में औसत निकालेगा किस देश के पास है, तो वेस्ट इंडीज के पास है।
साउथ अफ्रीका का कुछ हिस्सा गोरा है बहुत ज्यादा, देखे नहीं? साउथ अफ्रीका में दो हिस्सा है। साउथ अफ्रीका का जो उत्तरी अफ्रीका है वो थोड़ा ठीक ठाक है, और दक्षिणी अफ्रीका है वो ये है। वेस्ट इंडीज का ऑल टू ऑल, वेस्ट इंडीज में गोरा मिल गया तो समझ आता है यहाँ का नया है, रेड इंडियन बोला जाता था। वेस्ट इंडीज का कुछ जो लोग है ना, हम लोग के तरफ की प्रजाति जैसा मिलता था, इसलिए उसका नाम था रेड इंडियन, लाल भारतीय। बाद में वो बदल के काला हो गया, क्योंकि उसके समुद्र वाला एरिया मिट्टी में अथाह मेलेनिन है, तो पानी भी पी रहा है तो उसमें मेलेनिन की मात्रा ज्यादा है, मेलेनिन ज्यादा है, जिसके कारण उसकी त्वचा में जाके इम्प्रूव कर रहा है और उसको बना दे रहा है। हाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा, हाँ, इससे और उल्टा अच्छा है कि यदि गलती से परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई घटा और वहां से यदि ओजोन छिद्र हल्का सा भी होता है और उसके कारण सूर्य का विकिरण डायरेक्ट आता है, तो लोगों को त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। गोरे लोगों में, गोरा लोग तुरंत कैंसर, और काला लोग जो जिसके पास मेलानिन भर भर के है वो मेलानिन कैंसर से लड़ता है। यानी काले लोगों में गोरों लोगों की तुलना में कैंसर थोड़ा अनुरूप में देखा जा रहा है कि अभी यहाँ पर वाले में सबसे ज्यादा तुम हो। हाँ, सबसे कम मेलानिन ले लो, किसी दूसरे से मेलानिन लो, ताकि फिर हो जाएगा। इसलिए क्रीम जो है वो कुछ और काम नहीं करता है। क्रीम बनाया गया किसके ऊपर? यही क्रीम में बस यही डाला जाता है एंटी मेलानिन चीजें, कि जो आपका एंटी मेलानिन है, जो मेलानिन को कम कर सके जाके त्वचा में, वही क्रीम का काम है। क्रीम आपका क्या रहता है? एंटी मेलानिन रहता है। तो ये है एंटी मेलानिन क्रीम। चलो उधर नहीं जाएंगे, हम लोग इधर आएंगे। ये क्या चीज है? ये मेलानिन तो समझ गया, त्वचा में पाया जाने वाला जिसके कारण रंग निर्धारण होता है, वो भी काला और गोरा का। ठीक, अब यहां पर है मेलामीन। मेलामीन देखो जो केमिकल है वो इस तरह का है, ऐसे समझो, 6 गो रिंग है इसका, छह गो, ठीक डाला ना रे? हाँ ठीक है। आगे ये है NH2, देखो ध्यान से, ये रहेगा N, ये देखो NH2 रहेगा, एक जगह पे NH2, एक जगह पे N, एक जगह पे NH2 और एक जगह पे N। यही, इसी का नाम क्या है? मेलामीन। क्या नाम है इसका? मेलामीन। जब हम लोग इसकी अभिक्रिया, जब हम लोग इसकी जो अभिक्रिया है वो आपका कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO से, तो बनता है मेलामीन रेजिन। जब भी इस तरह का आ जाएगा तो ये बना देगा ये वाला मेलामीन रेजिन। ये बनाने के दौरान मतलब ये आपका मेलामीन रेजिन हो जाएगा, ये है। अब इस मेलामीन रेजिन का उपयोग जानते हैं, बस ज्यादा इसमें नहीं जानना था। ठीक, इसका उपयोग कि कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला इसका उपयोग होता है बेकरी में। बेकरी में समझ रहे हैं? देखिए, बेकरी का उद्योग मतलब ये हो जाता है जो डेयरी उद्योगों से, दूध के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसके अलावे वैसे चीजों से रिलेटेड है जिसमें आपका जैसे ब्रेड वगैरह भी आ जाएगा बेकरी में। यानी खाने वाली चीजें और ये वाली चीजें, वो जो बनता है वो आपका बेकरी में आ जाता है। बेकरी का मतलब मेन रूप से दूध प्रोडक्ट का है, लेकिन उसके अलावा वो चीजें भी आते हैं जो आपका खाया जाता है और वैसे चीजें जो बनाया जाता है उसी प्रोसेस से, तो उसको भी बेकरी में लाते हैं। तो ब्रेड भी इसी में आएगा। तो ब्रेड जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका मेलामीन का, यानी जो ये रेजिन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड में देखेंगे कि आपका क्या होता है, रंग होता है उसका, एक ब्राउन ब्रेड होता है, एक वाइट वाला। हाँ, वाइट वाला समझ रहा ना, ज्यादा खतरनाक है। हाँ, वाइट वाला हर एक चीज खतरनाक है बेकरी उद्योग में। तो ये आपका होता है, ये मतलब इसमें पाया जाता है। इसके अलावा ब्रेड वगैरह, तो ब्रेड तो और ज्यादा खतरनाक है। ब्रेड ब्रेड जब बनाया गया था तो उसका एक्सपायरी डेट वनली कितना रहता है? 1 दिन है।
एक दिन में ब्रेड खराब होने के लिए तैयार हो जाता है। इतना ईस्ट, ब्रेड हम लोग ईस्ट डाल के बनाते हैं, जैसे कि दूध में दही डालते तो जोरन डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जोरन में क्या है, वही बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया हम डाल ले। बैक्टीरिया का काम क्या है, दूध का शुगर को खाना। दूध में पाया जाता है एक शुगर, लैक्टोस, उसको खा के और उगलता है कुछ। जब खाएगा तो उसको फॉर्मेट करेगा किसी और चीजों में, तो उसका फॉर्मेशन वाली चीजें है दही। अब वह क्या कर रहा है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में भी पाया जाता है लगभग, अच्छा वाला बोला जाता है 2 किलो बैक्टीरिया है। यदि 2 किलो बैक्टीरिया से घट गया बॉडी के अंदर, तो समझ आए कि हमारा जो पाचन वगैरह की क्रिया मतलब संतुलित नहीं हो पाएगी, तो ये पाया जाता है। तो बेकरी उद्योग में ये हो जाएगा। इसीलिए ब्रेड मतलब ना ही के खाइए, ना खाइए तो आपके लिए और ज्यादा बेटर है, मतलब छोड़ के, क्योंकि एक दिन ही उसका एक्सपायरी डेट है। उसमें इतना हैवी केमिकल मिला के 4 दिन बनाया जाता है उसको, कि 3-4 दिन तक चले। उसमें भी 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रहता, देखा होगा एक्सपायरी डेट। आज बना, यूज बाय 6-7 दिन का रहे, इतना हैवी, एक ही दिन के लिए है ही वो। लेकिन आदमी जैसे कि खा रहा है, उसके ऊपर उसका थोड़ा सा अथी है, तो इसके लिए 6-7 दिन तक केमिकल मार के उसको तैयार करके रखा जाता है कि 7 दिन कम से कम चल जाए। उसमें भर भर के पेप्साइड्स डाला जाता है। पेप्साइड्स वैसा केमिकल जो खाने के जीवाणु को, जो जीवाणु है उसके अंदर, उसको खराब नहीं होने देता है। तो बेकरी उद्योग में पहला। दूसरा, कृत्रिम दूध जो बनता है, अभी इस पे संसद में सवाल उठा था ये 2 दिन पहले, कि भारत के पास जितना खपत है उससे 1 गुना ही बन रहा है, 3 गुना खपत हो रहा है। 1 केजी भारत में दूध बन रहा है, ऐसा औसत है कि 1 केजी बन रहा है, 3 केजी खपत हो रहा है, तो 2 केजी आ कहाँ से रहा है। ये जो प्लास्टिक वाले जो हम लोग दूध खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं, इस पे सवाल अभी उठा है, जांच अभी चल रही है, नकली होगा। हाँ, सबसे ज्यादा चीजें नकली हो रही होती, ध्यान दो, पनीर भर भर के 3-4 टन, 300-400 टन ऐसा पनीर पकड़ा है जो अरारोट का बना हुआ है, और मार्केट में आ गया है। अब आया वो बिक भी रहा होगा, मार्केट में आया तो बिकना स्वाभाविक है, खा रहे। तो सबसे ज्यादा डी चीजें हो रही है वो पनीर में हो रही है। चलो बेकरी में दूसरा इसका क्या बताया, कृत्रिम दूध के मिलावट में। कृत्रिम दूध के मिलावट में जो दूध बन रहा है, याद रखेगा, मेलामीन मिल के बनाया जा रहा है, यानी ये आपका दूध जैसा ही दिखेगा, पूरी तरह से आपका दूध जैसा दिखेगा। तो कृत्रिम दूध के मिलावट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के कारण मेलेनिन एक पानी में पाया जाता है, जो मतलब कर्नाटक का शेरावती नदी है उधर, वहां पे एक जलप्रपात है जिसको बोला जाता है दूध सागर जलप्रपात। वो जब पानी गिरता है तो ऐसा लगता है कि दूध गिर रहा है, वो इसलिए है क्योंकि उसमें एक केमिकल पाया जा रहा है, मेलामीन। तो मेलामीन की मात्रा मतलब रहने के कारण वो दूध जैसा दिखता है, तो उसको दूध सागर नाम दिया गया। देखा है कभी, वीडियो में तक नहीं देखा है, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म है उसमें दिखाया गया है? वो सब तो देखेगा तो बस वो रील्स वाला आदमी है। तीसरा, कृत्रिम दूध के मिलावट में, पहला बेकरी में। तीसरा, बर्तन का डिजाइनिंग जो हुआ रहता है, बर्तन में जो भी डिजाइनिंग है, क्रॉकरी वाला बर्तन में, स्टील वाला पे तो डिजाइनिंग नहीं देखते हैं, वो तो डायरेक्ट थे। तो वो डिजाइनिंग तो अच्छी से बनाया रहता है, देखो वो कलर वाला डिजाइनिंग रहता है, नहीं वही बोले कलर वाला डिजाइनिंग। तो बर्तन पर कलर, रंग का डिजाइनिंग, बर्तन पर रंग का डिजाइनिंग जो होता है वो किसके कारण होता है, इसी मेलामीन का। मेलामीन को डाला जाए, फर्श पे भी इसी का किया जाता है। फर्श भी डिजाइन बताए थे, रेजिन बना रहे हैं हम लोग, तो रेजिन जो बनाया जाता है वो उसमें इसका यूज होता है। तो बस यही ध्यान रखना है, ये है मेलामीन। मेलामीन का सूत्र ऐसा होता है, तो सूत्र ना भी याद रहे तो चलेगा, बस ये याद रहना चाहिए। बर्तन का डिजाइनिंग वाला पॉइंट याद रहना चाहिए कि कहाँ पे होता है। बर्तन का हत्था किसका, बेकेलाइट। 4 उसमें 3 इसमें, डायरेक्ट ध्यान दो, 4 इसमें है, यूज देख लो तो ये जो है 4 देखो, 3 उसमें देखो, साथ में बताना, हम पूछेंगे कहाँ पे है। शुरू होगा, उसका नाम है रबर।
हाँ, रबर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा फिनिश। हाँ, मेटोनवा, मेटोनवे है रबर, खाली और सारी चीजें रबर में डालेंगे। हाँ, रबर, हाँ। अब देखो, रबर जो होता है प्राकृतिक रूप से, ध्यान देगा, हम लोग बोलते हैं उस रबड़ को जो पैकिंग में आता है, वो है र वाला, ऐसे यही है। हाँ, तो यहां पर हो जाएगा, लिख देते हैं पैकिंग, वो वाला तुम कह रही थे, लो रबड़, ये वाला लेकिन चलेगा, इंग्लिश में इसी का इस्तेमाल होता है, हिंदी में ये रहेगा। तो देखो, रबर जो होता है, इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, ये कैसे प्राप्त होता है। जब सबसे पहली बार रबर बनाया गया था तो पौधे के गोंद से, गोंद का नाम वैज्ञानिकों ने लैटेक्स रखा, तो पौधे के लैटेक्स से प्राप्त होता है आपका क्या, रबर। तो पहला पॉइंट यहाँ ये स्टार लगाएंगे हम लोग, पौधों के लैटेक्स से रबर का निर्माण होता है। ये प्राकृतिक रूप से होता था पहले, ठीक। तो ये लैटेक्स से ही बना रहता है, लैटेक्स। तो क्वेश्चन यहां से आ जाता है, रबर किसका व्युत्पन्न रूप है, यानी किसके फॉर्मेशन से आपका रबर बनता है, तो आपका क्या हो जाएगा, लैटेक्स। आगे देखिए, पौधे के लेटेक्स से रबर का निर्माण होता है, और ये क्या है, खास बहुलक है, ये स्पेशल वाला है, खास बहुलक है जो प्रकृति ने बनाया है, ये खास बहुलक है। हल्ला करे लगते तुरते इतने में। चलिए देखिए, रबर दो प्रकार के होते हैं, रबर दो प्रकार के होते हैं, होते हैं तो होता लिखा रहा, होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन होगा, रबर को हम दो भागों में बांटे हैं, एक प्राकृतिक रूप से जो हमें मिलता था, और एक हमें कृत्रिम रूप से जो हमने बनाया। कृत्रिम रबर हम लोगों ने बनाया है, और प्राकृतिक रबर होता है दो। तो देखिए, पहला जो होता है प्राकृतिक रबर में पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहां से आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आता है। प्राकृतिक रबर जो है वो किसे कहेंगे, वैसा रबर जो हमें प्रकृति द्वारा गॉड गिफ्टेड है, यानी प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप मिला है, ये जो आपका मिलता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक रबर। और वैसा रबर जिसे हमने अपनी सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार बनाया है, उसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम रबर। तो देखो, पहले हम पॉइंट बनाते हैं प्राकृतिक रबर पे। प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर का डिफिनेशन कैसे लिखोगे, वैसा रबर जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप, प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप मिला है, उपहार स्वरूप मिला है, उसे प्राकृतिक रबर कहते हैं, उसे प्राकृतिक रबर कहते हैं, रबर कहते हैं। गॉड के द्वारा या नेचर के द्वारा आपको क्या मिला है, उपहार स्वरूप मिला है, तो उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक रबर। अब देखिए, प्राकृतिक रबर जो है उसमें जांच किया गया, जैसे कि स्टडी किया गया कि इस रबर में क्या पाया जाता है, कौन सा केमिकल है। तो इस केमिकल के दौरान देखा गया वो क्या है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्राकृतिक रबर इस बार भी था, 2026 का एग्जाम में ये पूछा गया था आपका कि प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। याद रखेंगे, इसमें पाया जाता है आइसोप्रीन। केमिकल जो आपका कृत्रिम रबर होगा उसमें पाया जाएगा नियोप्रीन। तो यह प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। वाह, उठ गया गलती से। चलो ध्यान दे, ये पॉइंट याद रखना है, जो पॉइंट याद रखना है उस पर फोकस करना होगा हम लोग को, कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अभी आइसोप्रीन है क्या, कौन सा केमिकल है, तो आइसोप्रीन जो है वो आपका क्या होता है, आइसोप्रीन का नाम है। जैसे आइसोप्रीन जो है वो है क्या, आइसोप्रीन जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका पूरा नाम ये है। ये भी पूछा गया था आपसे कि ये जो आइसोप्रीन है उसका सूत्र क्या है, तो 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इसको लिखेंगे कैसे, सिखाए थे आप लोग को,
कि जब भी लिखने के लिए बोले, जैसे देखो ब्यूट है तो 4 है तो 4 कार्बन आप लिख दीजिए ऐसे। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 पे मिथाइल को छोड़ना है, तो 2 पे मिथाइल को छोड़ना है तो ऊपर में हम छोड़ दिए CH3 को ऐसे। अब उसके बाद बोला जा रहा है 1 और 3 पर है डाई, डबल बॉन्ड जो है 1 और 3 नंबर पे है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, ऐसे लिख देना है। और उसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे देखेंगे। इसमें देखिए डबल बॉन्ड हो गया, दो की प्राप्ति हो गई, 2 और चाहिए, तो 2 और चाहिए तो उसके लिए हाइड्रोजन लगाएंगे 4। इस कार्बन का देखिएगा ध्यान से, 2 इधर से 1 इधर से, तो 1 ही चाहिए, तो 1 सिंगल बॉन्ड से यहाँ जुड़ गया। इस कार्बन का भी देखिए 2 इधर से 1 इधर से, 1 और चाहिए तो H लगा देंगे यहाँ पर। फिर इस कार्बन का देखो 2 इधर से, 2 और चाहिए तो H लगा देंगे, 2 2 4। ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। अब होता क्या है कि बनता कैसे, बार बार रबर कैसे बनता है, तो रबर बनने के दौरान ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूट के आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर, अब बन जाएगा सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल, तो जैसे ही आपका ये सिंगल हुआ तो CH2 रहने देते हैं यहाँ पर, ये कर देते हैं सिंगल, सिंगल बॉन्ड जाने के बाद C यहाँ पे कर देते हैं डबल, ई है ऊपर में CH3 और टूट के ई भी बन जाता है सिंगल CH2। अब ध्यान देगा इधर भी सिंगल बॉन्ड हो गया, तो सिंगल बॉन्ड हुआ तो कार्बन का कितना, 2 इधर से 1 इधर से, 1 तो खाली रह गया इधर, ई भी देखिए इधर से 2 इधर से 1 इधर से, 1 खाली रह गया। यही बार बार ये खाली वाला पार्ट एक दूसरे से जुड़ते रहता है, n टाइम्स जुड़ेगा तो क्या बना देगा, रबर बना देगा। यानी प्राकृतिक रबर इस वाले केमिकल से इस तरह के फॉर्मेशन में बनता है। तो यह है प्राकृतिक रबर, इसका नाम क्या है, आइसोप्रीन। ठीक, तो बस इतना याद रखना। इसमें पॉइंट याद क्या रखना है, 2 चीजें, कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का नाम क्या है, आइसोप्रीन का नाम है 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। बस ये ध्यान रखना है, 1,3 ब्यूटाडाइन दोनों जगह आएगा, 2 मिथाइल दूसरे नंबर पे मिथाइल, 1,3 ब्यूटाडाइन। बस 2 पॉइंट याद रखना इधर। अब देखिए प्राकृतिक रबर जो हमें मिलता है, ध्यान देंगे, अब जो प्राकृतिक रबर हमें मिला है, शुरू में मिलता है, वो उतना ज्यादा लचीला नहीं होता है, क्षण भंगुर होता है। जैसे आप पौधा से वो गोंद वाला नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, लेटेक्स ही बोलते हैं ना, मतलब पौधा जैसे मुनगा उनगा का पेड़ से निकलता है वो लट, तो उलट को अथी कीजिएगा तो रबड़ ही है मेन रूप से, लेकिन क्या है कि देखिएगा क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर कहने का मतलब तुरंत टूट जाएगा, वो लचीला नहीं है। ऐसे रबर जो देखिए हम लोग यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा लचीला है। तो जो लचीला बनता है, जैसे लोहा जो है शुरू में जब बनता है तो मुलायम है, बाद में उसको कठोर किया जाता है। उल्टा है रबर, रबर देख रहे हैं हम लोग लचीला है, लेकिन जब इस शुरू में रहता है तो ये बन रहता है कठोर, बाद में इसको हम लचीला बनाते हैं। लोहा में उल्टा, लोहा रहता है मुलायम, देख जब निकलता है वो तो ढलवा लोहा पानी की तरह निकलता है, और वो ऐसे रहेगा तो थोड़ा मुलायम रहता है, ज्यादा टफ नहीं बनता है। उसमें हम मिलाते हैं एक केमिकल, एक पदार्थ कार्बन, तो वो हो जाता है लचीला कठोर। इसका उल्टा इधर एक पॉइंट है, इसके बाद अब अगला पॉइंट वही पढ़ेंगे, एग्जाम में इस बार भी आ चुका था वो, वल्नीकरण। रबर का होता है वल्नीकरण, यही पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वल्नीकरण। तो देखिए रबर का वल्नीकरण क्या है कि रबर पाया जाता है क्षणभंगुर रूप में, और उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, सल्फर। रबर में हम सल्फर मिला देते हैं तो रबर बन जाता है लचीला और मजबूत, मजबूत भी बन जाता है, ऐसे तो डायरेक्ट टूट जाता है। रबर में सल्फर मिलाने से रबर मजबूत और लचीला बनता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्नीकरण। मतलब आएगा एग्जाम में लिखने के लिए, इस बार भी था, लेकिन ये इस बार जो था वो था आपका ऑब्जेक्टिव सवाल कि रबर का वल्नीकरण में किसका यूज करते हैं हम, तो सल्फर का। सल्फर एक जो पदार्थ है वो जानते हैं हम लोग, काफी गर्म पदार्थ इसको माना जाता है। इसी के कारण सल्फर अत्यधिक रहने के कारण ही लोगों को क्या बोला जाता है, जैसे जो साधु संत वगैरह वाला जो सात्विक आदमी है वो भोजन में प्याज और लहसुन नहीं खाता है, तो प्याज लहसुन का ये रूल नहीं है कि आपका ये है, उसमें क्या सल्फर की मात्रा ज्यादा है। लहसुन 2-3 को खा लेगा एक बार में, खा लेगा तो क्या होगा, बीच का जो पेप्सिन है वो रिलीज होने नहीं देगा, प्रोटीन वाला। इसलिए लहसुन खाना भी है लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते, उसमें सल्फर वगैरह की मात्रा ज्यादा रहती है। हाँ, तो यही इसीलिए सल्फर उसमें ज्यादा है। और सल्फर बताए थे जिसमें ज्यादा रहेगा वो क्या करेगा, गर्म करेगा। देखे होंगे डिटर्जेंट पाउडर को हाथ पे लीजिए पानी के साथ, उसमें है सल्फर, एकदम हीट महसूस होगा। हम लोग जो ये हीटर आया हुआ है ना, आता है ठंडा के दिन में चलता है तो हवा देता है, वो हवा क्या है, सल्फर है।
हीट मारने के लिए, बालों को कर्ली करने के लिए हीट मारा जाता है, वो किसका है? सल्फर का। हाँ, तो बालों को कृत्रिम आकार देने में भी सल्फर का यूज करते हैं। उसके अलावा सल्फर पाया जाता है गर्म पानी के स्रोत में। जो जेल आता है लगाने के बाद ऊपर होता है, हाँ, सेट वेट मैक्स जो भी है आपका, उस सब में सल्फर है। सल्फर का काम दो ही है, गरम करना, और गरम होगा तो आकार में आएगा। जैसे इस्त्री करके कपड़ा को आकार देते हैं, वैसे ही आपका ये है। तो अब डिफिनेशन क्या बोलेगा? रबर का वल्लीकरण में क्या लिखेंगे हम लोग? रबर का 335 केल्विन ताप पर सल्फर के अभिक्रिया से मजबूत एवं लचीला बनने की प्रक्रिया, मजबूत एवं लचीला बनने की प्रक्रिया रबर का वल्लीकरण कहलाता है। बनने की प्रक्रिया रबर का वल्लीकरण कहलाता है। तो लिखना, ये आप लिख दीजिएगा आसानी से, टेम्परेचर याद रहेगा, वल्लीकरण कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वल्केनाइजेशन इंग्लिश में, तो हिंदी हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये बस डिफिनेशन क्या हो जाएगा? रबर का 335 केल्विन ताप पर सल्फर से अभिक्रिया करने की प्रक्रिया जिसमें वो क्या हो जाए? मजबूत एवं लचीला बन जाए। रबर मजबूत भी बने और लचीला भी बने, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं रबर का वल्लीकरण। ये बनता कैसे है? अब देखो, हम लोग अभी पढ़े थे, ये है CH2, यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ पे है डबल बॉन्ड, CH यहाँ है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे था CH3। अब इसी के बीच में जाके ये वाला H को हटा के रिप्लेस कर देता है, ये वाला H को हटा देगा, इसके बीच में जाके सल्फर एक्टिव हो जाएगा ये वाला, और इसके बीच में फिर ऐसे ही बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका H है, CH2 है, ऐसे आपका CH2 है, CH3 को नीचे लिख दिए इसमें। यही बीच बीच में जाके आपका सल्फर का ग्रुप ना अटक जाता है और इसको क्लॉज कर लेता है, और सल्फर बीच में रहता है। इसी के कारण क्या है कि जब हम खींचते हैं तो मतलब ये आपका रबर जो है लचीलापन रहता है, उसमें दूर तक जाता है, फिर सल्फर आपस में एक जगह जमा हो जाता है। तो सल्फर का बीच में रिंग आ गया, यही खींचाता है, यही एक जगह फिर जाता है, इसी के कारण आपका लचीला एवं मजबूत होता है। तो ये रबर का वल्लीकरण इस तरह से हो जाएगा। तो रबर का वल्लीकरण क्लियर हो गया। रबर का वल्लीकरण में बस एक ही बात का ध्यान रखना, रबर होता है क्षणभंगुर, टूटने वाला, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, जब इसमें सल्फर मिला देते हैं, वो भी टेम्परेचर 335 केल्विन पे, तो रबर मजबूत बन जाता है और वल्केनाइज बन जाता है। इसी को बोल, कौन टूट जाता है? टूट कैसे जाता है? ज्यादा खींच दोगे तो नहीं टूटेगा, ऐसे तो नॉर्मल तो बांधा हुआ रहता है। तुम्हारा चोटी में लगा हुआ रबर आज तक नहीं टूटा, देखो। नहीं तो मतलब उसकी कैपेसिटी है, उससे भी मजबूत आता है, उसका तो लो क्वालिटी वाला है, मजबूत क्वालिटी वाला लो नहीं टूटेगा। गुलेलवा वाला बांध दो, गुलेलवा वाला चलिए आगे ध्यान देंगे। अगला, अब हम लोग रबर का वल्लीकरण पढ़ लिए, तो पॉइंट याद रखेंगे। अब देखो आगे कि रबर जो होता है, वल्केनाइज रबर का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, पहले तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम प्राकृतिक रबर का यूज कहाँ पे होता है। प्राकृतिक रबर का प्रयोग या उपयोग तो पहला हो जाता है पेंसिल से लिखे हुए सतह को मिटाने में, पेंसिल से लिखे हुए सतह को मिटाने में इरेजर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आए नहीं अभी तक। दूसरा, ये आपका इसका इस्तेमाल हो जाता है पैकिंग वाले रबर में, पैकिंग वाला रबर में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और पेंसिल से लिखे हुए सतह को मिटाने में। तीसरा, इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं टायर में, थोड़ा सा 5% सल्फर वाले, 5% सल्फर वाले रबर का इस्तेमाल टायर में, रबर का उपयोग टायर में होता है।
टायर में होता है। चलिए, प्राकृतिक रबर में हो गया, हम लोग को इतना ही पॉइंट पढ़ना था। बस एक पॉइंट और ये ऑब्जेक्टिव रूप से याद रखना है कि रबर कितना डिग्री केल्विन ताप पे यदि हम उसको वहां पे गर्म करें तो टूटना शुरू हो जाएगा, फिर वो जुड़ता है। तो रबर 282 केल्विन ताप पर क्षणभंगुर होता है। क्षणभंगुर उसको बोला जाता है जो तुरंत टूट जाए, उसको बोला जाता है क्षणभंगुर। तो रबर 282 केल्विन ताप पर क्षणभंगुर होता है। कौन सा वाला? प्राकृतिक रबर। तो बस इसमें 5 पॉइंट ध्यान देना है। प्राकृतिक रबर का उपयोग कहाँ कहाँ? पेंसिल से लिखे हुए इरेजर के रूप में, पैकिंग वाले रबर के रूप में, 5% सल्फर जिसमें 5% ऐड करके सल्फर का उपयोग रबर का टायर में होता है, उपयोग टायर में होता है। और इधर रबर 282 केल्विन ताप पर क्या हो जाता है? क्षणभंगुर। चलिए, अब प्राकृतिक रबर हो गया क्लियर, आगे बढ़े। इतना ही। हाँ,